अच्छा एक बात सोचिए, 2000 लोग और वो पेंसिल्वेनिया के पहाड़ों में मतलब डायनामाइट लगा रहे हैं, चट्टाने खोद रहे हैं, एक 827 मील लंबी एक सीक्रेट सुरंग बनाने के लिए। और एक कोई फौजी मिशन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे एक फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा रहे थे। और वजह सिर्फ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में कुछ मिलीसेकंड की बढ़त हासिल करना। और ये कुछ मिलीसेकंड कितने कीमती थे, अंदाजा लगाइए कि इस प्रोजेक्ट पर $30 करोड़ खर्च हुए। एक वॉल स्ट्रीट फर्म ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई हम 2 गुनी कीमत देंगे, बस ये केबल किसी और को मत देना। यहीं से समझ आता है कि स्टॉक मार्केट कैसे एक अंधी दौड़ में बदल गया, जहां बस रफ्तार ही सब कुछ है। बिल्कुल। आज हम इसी हाई स्पीड दुनिया की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास माइकल लुइस की किताब फ्लैश बॉयज है, भारत के NSE कोलोकेशन स्कैम पर एक रिपोर्ट है, और डार्क पूल्स जैसी जो जटिल चीजें हैं उनको समझने में मदद करने वाले कुछ लेख भी हैं। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने बाजार को इतना बदल दिया कि मतलब आम निवेशकों के लिए ये एक भूल भुलैया बन गया। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे कुछ लोगों ने इस सिस्टम की खामियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और कैसे एक छोटे से ग्रुप ने इस धांधली के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। तो चलिए इस हाई स्पीड ट्रेडिंग की दुनिया के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उस केबल की कहानी से ही शुरू करते हैं। शिकागो से न्यू जर्सी, ये अब तक की सबसे सीधी लाइन थी, है ना? हाँ, बिल्कुल सीधी। इसका बस एक ही काम था, ट्रेडिंग सिग्नल के पहुंचने का जो टाइम था उसे 17 मिलीसेकंड से घटाकर लगभग 13 मिलीसेकंड करना। 4 मिलीसेकंड बचाने के लिए $30 करोड़। ये तो मतलब पागलपन लगता है। ये पागलपन नहीं है, यही हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी HFT का बिजनेस मॉडल है। देखिए, ये कंपनियां कोई शेयर खरीदकर सालों तक नहीं रखती। इनके जो पावरफुल कंप्यूटर और एल्गोरिदम है वो मिलीसेकंड में हजारों ट्रेड करते हैं। हजारों? हाँ, हजारों। और कीमतों में होने वाले छोटे छोटे मतलब एक पैसे के उतार चढ़ाव से पैसा कमाते हैं। और इस खेल में जिसका कनेक्शन सबसे तेज है वही जीतता है। ठीक है, तो अब इस कहानी के हीरो से मिलते हैं, ब्रैड कात्सयामा, जो उस समय रॉयल बैंक ऑफ कनाडा में एक ट्रेडर थे। हाँ, 2009 के आसपास की बात है ये। उन्होंने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की। उनकी स्क्रीन पर दिखता कि इंटेल के 10,000 शेयर मान लीजिए $22 पर खरीदने के लिए हैं, लेकिन जैसे ही वो एंटर बटन दबाते शेयर गायब हो जाते थे और फिर से स्क्रीन पर आते, लेकिन इस बार थोड़ी ज्यादा कीमत पर। शुरू में तो ब्रैड और उनकी टीम को लगा कि शायद उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। हाँ, हो सकता है। लेकिन जब ये बार बार होने लगा, मतलब हर ट्रेड के साथ, तो उन्हें शक हुआ। एक मिनट, ये मुझे थोड़ा समझना है। मतलब स्क्रीन पर शेयर्स दिख रहे हैं पर जैसे ही आप खरीदने जाओ वो है ही नहीं। ये कैसे हो सकता? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ब्रैड को भी यही लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनकी चाल को पहले ही भांप रहा हो, कोई दिमाग पढ़ रहा हो जैसे। बिल्कुल। असल में ये कोई ग्लिच नहीं था, ये सिस्टम का डिजाइन था। इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि अब अमेरिका में कोई एक स्टॉक मार्केट नहीं है, वहाँ 1 दर्जन से ज्यादा अलग अलग एक्सचेंज हैं और ज्यादातर के सर्वर न्यू जर्सी में है। ओके। तो ब्रैड और उनकी टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो ये ट्रैक कर सके कि उनका ऑर्डर अलग अलग एक्सचेंज पर कितनी देर में पहुंचता है। और जो नतीजा आया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने पाया कि उनका ऑर्डर अलग अलग एक्सचेंज पर अलग अलग समय पर पहुंच रहा था, और ये फर्क सिर्फ कुछ माइक्रोसेकंड का था। माइक्रोसेकंड? ये मिलीसेकंड से भी छोटा होता है। बहुत छोटा। देखिए, अगर 1 मिलीसेकंड पलक झपकने का 100वां हिस्सा है तो 1 माइक्रोसेकंड उस मिलीसेकंड का 1000वां हिस्सा है। हमें तो ये समय महसूस भी नहीं होता। सही बात है, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में इतना समय काफी होता है एक शहर से दूसरे शहर तक सिग्नल भेजने के लिए। और HFT फर्में इसी टाइम गैप का फायदा उठा रही थी। बिल्कुल। और यहीं पर सिस्टम की सबसे बड़ी धांधली सामने आती है। इसे को-लोकेशन कहते हैं। को-लोकेशन सुनने में टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है, रेस शुरू होने से पहले ही किसी को फिनिश लाइन पर खड़ा कर देना। HFT कंपनियों ने एक्सचेंज को मोटी फीस देकर अपने कंप्यूटर उनके सर्वर के ठीक बगल में रखवा लिए। अच्छा, तो मतलब जब ब्रेड का ऑर्डर इंटरनेट की लंबी सड़कों से होकर एक्सचेंज तक पहुंच रहा था, हाँ, HFT वालों को वो ऑर्डर दरवाजे के की होल से पहले ही दिख जाता था। आपने इसे बिल्कुल सही समझा। जैसे ही ब्रेड का ऑर्डर पहले एक्सचेंज पर पहुंचा, HFT फर्म ने उसे देख लिया। फिर वे अपनी सुपर फास्ट स्पीड का फायदा उठाकर दूसरे एक्सचेंजों पर ब्रेड से पहले पहुंच गईं, उन शेयरों को खरीद लिया और फिर उन्हें ही थोड़ी बढ़ी हुई कीमत पर ब्रेड को बेच दिया। एग्जैक्टली।
ये सब कुछ सेकंड के 1000वें हिस्से में हो रहा था। ये तो फ्रंट रनिंग है, ये तो गैर कानूनी है। हाँ, लेकिन ये कानूनी तौर पर हो रही थी क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे थे और इसका असर सिर्फ ब्रैड जैसे बड़े ट्रेडर्स पर नहीं पड़ रहा था। ये एक तरह का छिपा हुआ टैक्स था जो हर निवेशक चुका रहा था, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या किसी का रिटायरमेंट फंड। हर कोई। एक फंड मैनेजर ने तो हिसाब लगाया कि इस वजह से उनके $9 बिलियन के फंड को हर साल $300 मिलियन का नुकसान हो रहा था। अविश्वसनीय है। मतलब सारा खेल सिर्फ स्पीड का नहीं बल्कि जानकारी तक पहुंच का भी था। तो क्या इस सिस्टम में और भी ऐसी छिपी हुई जगहें थी? हाँ, और उन्हें डार्क पूल्स कहते हैं। डार्क पूल्स, नाम से तो कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, नाम थोड़ा डरावना है। ये प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज की तरह है जहाँ बड़े बड़े बैंक और संस्थागत निवेशक गुमनाम रहकर बड़ी मात्रा में शेयर खरीदते और बेचते हैं। इनका मकसद ये होता है कि बाजार में कोई बड़ी हलचल ना हो। अच्छा, तो ये कानूनी है? हाँ, इन्वेस्टोपीडिया के हिसाब से ये कानूनी है और रेगुलेटेड भी है, लेकिन इनमें ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता की बहुत कमी होती है। और इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ? बिल्कुल। एचएफटी कंपनियां इन डार्क पूल्स में भी घुस गईं। 2016 में क्रेडिट स्विस और बार्कलेस जैसी बड़ी कंपनियों पर भारी जुर्माना लगा। उन पर आरोप था कि वो अपने ही ग्राहकों के खिलाफ ट्रेड करने के लिए अपने डार्क पूल्स का दुरुपयोग कर रही थी। मतलब अपने ग्राहकों को तो कहते थे कि एक सुरक्षित तालाब है, लेकिन असल में उस तालाब में शार्क छोड़ रखी थी। सही कहा आपने। तो ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। ये जो रफ्तार का फायदा उठाने की मानसिकता है, ये दुनिया भर के बाजारों में थी। हाँ बिल्कुल। भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का कोलोकेशन घोटाला इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ भी कहानी लगभग वैसी ही थी। विकिपीडिया की रिपोर्ट बताती है कि कुछ ब्रोकर्स को NSE के सर्वरों तक तरजीही पहुंच दी गई थी। तरजीही पहुंच मतलब? प्रेफरेंशियल एक्सेस गया, जहां से वो दूसरों से कुछ मिली सेकंड पहले डेटा तक पहुंच सकते थे। उन्हें पता चल जाता था कि बाजार किधर जाने वाला है और वे उस जानकारी का इस्तेमाल करके भारी मुनाफा कमा रहे थे। और इस मामले की भी जांच हुई? हाँ, सेबी और CBI ने जांच की और बाद में NSE के तत्कालीन MD और CEO चित्रा रामकृष्णन और पूर्व प्रमुख रवि नारायण जैसे बड़े अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा और कानूनी कार्रवाई भी हुई। तो ये साफ है कि टेक्नोलॉजी की ये लड़ाई किसी एक देश तक सीमित नहीं थी। हर जगह कुछ लोग सिस्टम की कमियों का फायदा उठा रहे थे। तो ऐसे में ब्रैड कात्सुयामा ने क्या किया? क्या उन्होंने इसे बाजार की सच्चाई मान लिया? नहीं, जब उन्हें ये साफ हो गया कि पूरा सिस्टम ही धांधली पर चल रहा है, तो उन्होंने और उनकी टीम ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो वॉल स्ट्रीट पर किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने रॉयल बैंक ऑफ कनाडा में अपनी लाखों डॉलर की नौकरियां छोड़ दी। अपनी नौकरियां छोड़ दी? हाँ। क्यों? उनका एक मिशन था। क्या? एक नया स्टॉक एक्सचेंज बनाना। एक ऐसा एक्सचेंज जो पूरी तरह से फेयर हो, जिसे कोई भी हाई स्पीड ट्रेडर गेम न कर सके। उन्होंने इसका नाम रखा इन्वेस्टर्स एक्सचेंज या IEX। एक नया एक्सचेंज खड़ा करना तो बहुत बड़ा काम है। उन्होंने इसे फेयर कैसे बनाया? मतलब HFT की रफ्तार का मुकाबला कैसे किया? और यहीं कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। इस स्पीड की लड़ाई को जीतने का तरीका और तेज होना नहीं था। तो फिर क्या था? बल्कि जानबूझकर सबको थोड़ा धीमा कर देना था। धीमा कर देना? ये तो कमाल की सोच है, लेकिन कैसे? उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार इनोवेशन किया। वो इसे मैजिक शू बॉक्स कहते थे। ये असल में 38 मील लंबा फाइबर ऑप्टिक केबल था जिसे एक बॉक्स में गोल गोल लपेट कर रखा गया था। एक बॉक्स में? हाँ, और ये केबल जानबूझकर आने वाले सभी ऑर्डर्स को 350 माइक्रोसेकंड्स तक धीमा कर देता था। तो इतने बड़े जटिल सिस्टम को ठीक करने का हल एक बॉक्स में लिपटे हुए तार से निकला? ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल, और यही इसका जादुई समाधान था। 350 माइक्रोसेकंड की देरी, ये इतनी छोटी है कि किसी इंसान को पता भी न चले। लेकिन HFT के एल्गोरिदम के लिए ये एक ट्रैफिक जाम जैसा था। बिल्कुल सही। ये छोटा सा डिले ये सुनिश्चित करने के लिए काफी था कि IEX किसी भी ऑर्डर को अमेरिका के सभी बाजारों तक एक साथ पहुंचा सके, इससे पहले कि कोई HFT फर्म उसे देखकर फायदा उठा पाए। तो उनका सारा फायदा ही खत्म हो गया? हाँ, बस इतने में ही उनका सारा गेम खत्म हो जाता था। यानी उन्होंने खेल के मैदान को ही बराबर कर दिया। लेकिन वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ी जो इस धांधली से पैसा बना रहे थे, उन्होंने तो इसका विरोध किया होगा। जाहिर है, शुरू में बहुत विरोध हुआ। HFT लॉबी ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर एक हैरान करने वाली घटना हुई। क्या?
गोल्डमैन सैक्स, जो खुद HFT के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक था, उसने IEX का समर्थन करने का फैसला किया। गोल्डमैन सैक्स ने? पर क्यों? वे तो खुद इस सिस्टम का हिस्सा थे। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। शायद उन्हें भी ये समझ आ गया था कि बाजार इतना ज्यादा जटिल और अस्थिर हो गया है कि ये खुद उनके लिए भी खतरा बन सकता है। जैसे 2010 का फ्लैश क्रैश। हाँ बिल्कुल, जब कुछ ही मिनटों में बाजार बिना किसी वजह के 9% तक गिर गया था और फिर वापस ठीक हो गया। HFT एल्गोरिथम की वजह से बाजार अप्रत्याशित हो गया था। IEX एक ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद विकल्प दे रहा था और गोल्डमैन के इस कदम ने IEX को वैधता दी और दूसरे ब्रोकर्स को भी इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो पेंसिल्वेनिया के पहाड़ों में एक गुप्त सुरंग से शुरू हुई कहानी न्यू जर्सी में एक बॉक्स में रखे तार पर खत्म होती है। ये एक शानदार कहानी है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने बाजार को इतना जटिल बना दिया कि इसे समझना ही मुश्किल हो गया और कैसे कुछ लोगों ने इस जटिलता का फायदा उठाया। और ब्रैड कात्सुयामा और उनकी टीम की कहानी ये भी साबित करती है कि कभी-कभी सबसे जटिल समस्याओं का हल बहुत सरल होता है। उन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर उसकी खामियों को उजागर किया और फिर उसे ठीक करने के लिए बाहर निकलकर एक नया निष्पक्ष बाजार बनाया। ये पूरी कहानी एक बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़ा करती है। सोर्स बताते हैं कि इन HFT फर्मों ने दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले इंजीनियरों, गणितज्ञों और भौतिकविदों को नौकरी पर रखा था। हाँ, ये वो लोग थे जो शायद कैंसर का इलाज ढूंढ सकते थे या क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं पर काम कर सकते थे। तो सोचने वाली बात यह है कि एक समाज के तौर पर हम इसकी क्या कीमत चुकाते हैं जब हमारी सबसे अच्छी प्रतिभा, सबसे बड़ी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल मानवता की बड़ी समस्याओं को सुलझाने के बजाय सिर्फ वित्तीय बाजार में कुछ माइक्रोसेकंड की बढ़त हासिल करने में किया जाता है। अगर ये प्रतिभाशाली दिमाग किसी और काम में लगे हो